हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 9 की 5वीं हेडिंग उप सहसंयोजन यौगिकों में आबंधन के बारे में। तो ध्यान से समझें, यह चैप्टर 9 की 5वीं हेडिंग है उप सहसंयोजन यौगिकों में आबंधन के बारे में। तो देखें ध्यान से, उप सहसंयोजक यौगिकों में आबंधन के प्रकृति का वर्णन सबसे पहले वर्नर ने किया था। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें आबंधन के प्रकृति के बारे में जो सबसे पहले वर्णन दिया गया था वह वर्नर के द्वारा दिया गया था, परंतु यह सिद्धांत निम्न आधारभूत प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। ठीक है, तो जो वर्नर ने अपना उप सहसंयोजन यौगिक में आबंधन का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत ने कुछ जो है प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। जैसे पहला है, क्यों कुछ ही तत्वों में उप सहसंयोजन यौगिक बनाने के विशिष्ट गुण पाया जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि क्यों जो है कुछ ही तत्वों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का विशिष्ट गुण पाया जाता है। उप सहसंयोजन यौगिकों के आबंधों में दिशात्मक गुण क्यों पाए जाते हैं। उप सहसंयोजन यौगिकों के आबंधों में दिशात्मक गुण क्यों पाए जाते हैं। और तीसरा है, क्यों उप सहसंयोजन यौगिकों में विशिष्ट चुंबकीय तथा ध्रुवण घुड़क गुण पाए जाते हैं। क्यों उप सहसंयोजन यौगिकों में विशिष्ट चुंबकीय तथा ध्रुवण घुड़क गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह 3 प्रश्न है जिसको वर्नर के द्वारा दिए गए आबंधन सिद्धांत के आधार पर समझाया नहीं जा सकता है। ठीक है, उप सहसंयोजन यौगिकों में आबंधन के प्रकृति को समझने के लिए अनेक प्रस्ताव दिए गए। ठीक है, उप सहसंयोजन यौगिकों में आबंधन के नेचर को समझने के लिए अनेक प्रस्ताव दिए गए, जैसे कि संयोजकता आबंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगैंड क्षेत्र सिद्धांत, लिगैंड फील्ड थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो यह जो है BVT, CFT, LFT, MOT, ये जो सिद्धांत दिए गए हैं, यह उप सहसंयोजन यौगिकों में आबंधों के प्रकृति को समझने के लिए यह सारे सिद्धांत दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है केवल BVT और CFT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के प्राथमिक विवेचन पर ही आपको बताया जाएगा, आपका ध्यान केंद्रित कराया जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि उप सहसंयोजन यौगिकों में आबंध का प्रथम बार वर्णन जो है वर्नर के द्वारा दिया गया था, लेकिन कुछ प्रश्न थे जिनका उत्तर वर्नर के सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। उनको समझाने के लिए BVT, CFT, LFT, MOT सिद्धांत दिए गए, लेकिन यहाँ पर केवल आपको BVT और CFT के बारे में बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहला जो है BVT के बारे में, संयोजकता आबंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझें। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार लिगैंडों के प्रभाव में धातु परमाणु आयन अपने N-1D NS-NP अथवा NS-NP-ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जो है लिगैंड के प्रभाव में, लिगैंड के इफेक्ट में जो आपका धातु होगा, पर धातु चाहे परमाणु के रूप में हो चाहे आयन के रूप में होगा। ठीक है, तो लिगैंडों के प्रभाव में धातु परमाणु या आयन अपने N-1D NS या NP अथवा NS-NP-ND कक्षकों का उपयोग जो है संकरण के लिए कर सकता है, जिससे विभिन्न ज्यामितियां जैसे कि अष्टफलकी, चतुष्फलकी, वर्ग समतली आदि के समकक्ष कक्षक उपलब्ध हो सके। तो इस सिद्धांत में आपको बताया गया कि लिगैंड के प्रभाव के कारण जो धातु परमाणु या धातु आयन होगा
वह अपने N-1D, NS-NP अथवा NS-NP NBD कक्षकों का उपयोग जो है संकरण के लिए कर सकता है, जिससे विभिन्न ज्यामितियां जैसे कि अष्टफलकी, चतुष्फलकी, वर्ग समतली आदि के समकक्ष कक्षक उपलब्ध हो सकें। ठीक है। ये संकरित कक्षक उन लिगैंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। तो जो संकरित कक्षक होते हैं वह लिगैंड कक्षक के साथ क्या करेंगे? अतिव्यापन करते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म आबंधन के लिए दान करते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लिगैंड के प्रभाव के कारण जो धातु परमाणु आयन होगा उसके N-1D, NS-NP या फिर NS-NP NBD कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए करता है। ठीक है। जिससे ज्यामितियां जैसे कि अष्टफलकी, चतुष्फलकी, वर्ग समतली आदि के समकक्ष कक्षक उपलब्ध हो सके। और ये जो संकरित कक्षक हैं वे उन लिगैंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म आबंधन के लिए इन्हें दान करते हैं। ठीक है। तो जो लिगैंड जो हैं अपना इलेक्ट्रॉन जो है आबंधन के लिए दान करते हैं उनके साथ संकरित कक्षकों का क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है, अतिव्यापन होता है। देखें ध्यान से, कक्षकों की संख्या और संकरण के प्रकार एक टेबल के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है 9.2, जिसमें आप देख रहे हैं कक्षकों की संख्या तथा संकरण के प्रकार। समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, संकरण के प्रकार और संकरित कक्षकों का आकाशीय वितरण। ठीक है। स्पेशियल अरेंजमेंट यहाँ पे दिया गया है। समन्वय संख्या 4 है, संकरण का प्रकार है sp3। ठीक है। तो जो स्पेशियल अरेंजमेंट होगा वह होगा आपका चतुष्फलकीय। ठीक है। समन्वय संख्या 4 पर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे जो संकरण का प्रकार होता है वो sp3 होता है और संकरित कक्षकों का जो आकाशीय वितरण होता है वह होता है चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। समन्वय संख्या 4 है। अगर संकरण का प्रकार DsP2 हो तो संकरित कक्षकों का जो आकाशीय वितरण है वह होगा वर्ग समतली, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। तो DsP2 संकरण में, जिसकी समन्वय संख्या 4 है, संकरित कक्षकों का आकाशीय वितरण जो होता है वह होता है वर्ग समतली, स्क्वायर प्लेनर। समन्वय संख्या 5 है। संकरण का प्रकार sp3d। ठीक है। तो जो संकरित कक्षकों का आकाशीय वितरण होगा वह होगा आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। समन्वय संख्या 6, संकरण sp3d2 और संकरित कक्षकों का आकाशीय जो वितरण है वह है आपका अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। समन्वय संख्या 6, संकरण का प्रकार D2sp3। ठीक है। संकरित कक्षकों का आकाशीय वितरण जो होगा वह होगा अष्टफलकी। तो आप देख रहे हैं कि अगर संकरण sp3 है तो जो कक्षक का आकाशीय वितरण होगा वह चतुष्फलकी होगा। DsP2 पर वर्ग समतली, sp3d पर त्रिकोणीय द्विपिरामिडी और sp3d2 पर अष्टफलकी और D2sp3 पर अष्टफलकी होता है। ठीक है। आगे देखें ध्यान से, संयुक्ता आबंध सिद्धांत। संयुक्ता आबंध सिद्धांत के आधार पर संकुल के चुंबकीय व्यवहार से सामान्यतः इसके ज्यामिति का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर संकुल के चुंबकीय व्यवहार से इसकी ज्यामिति का अनुमान लगाया जा सकता है, ज्योमेट्री का अनुमान लगाया जा सकता है। आइए देखते हैं ध्यान से। प्रतिचुंबकीय, अगर जो है आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है प्रतिचुंबकीय, तो वह उसका अष्टफलकीय संकुल बनेगा। कैसा होगा? अष्टफलकीय।
अष्टफलकीय संकुल बनेगा। ठीक है, प्रतिचुंबकी अष्टफलकीय संकुल CONH3 में कोबाल्ट आयन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। जो कोबाल्ट आयन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +3 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाएगा कोबाल्ट का तो आएगा आपका 3D6। CO3+ का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगा? 3D6 है। तो अगर इसका संकरण योजना बनाया जाए तो देखें ध्यान से, CO3+, ठीक है, CO3+ आयन के कक्षक। तो CO3+ आयन के कक्षक अगर बनाएंगे आप तो इसकी जो बाहरी कक्षा होगी वो 3D6 होगी। तो देखें 3D6, यह 3D ऑर्बिटल है, यह 4s 4p है। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे 3D6 में, हुंड के नियम से सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऑर्बिटल में, और फिर जो है छठवां इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज भरेगा। तो यह देख रहे हैं 3D में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4s और 3 4p खाली है। ठीक है, अब आप देखो कोबाल्ट 3+ के D2sp3 संकरित कक्षक, D2sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 6 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए 3 d ऑर्बिटल लगेगा। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन रखा जाए तो यह 3 d ऑर्बिटल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन समाहित हो गए। ठीक है, उसके बाद यह d ऑर्बिटल कितने बच गए? 5 होते हैं, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 2 बच गए। ठीक है, तो D2 और S और P3। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन D, 2 ऑर्बिटल D का और एक S का, 3 और 3 6, तो 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यह D2 S P3 संकरण होगा, अर्थात इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें जो है 6 युग्म इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अर्थात अगर कोई 2-2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, मतलब 6 जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं D2sp3 संकरण में। देखें ध्यान से, तो अमोनिया जो है, एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देता है नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड के रूप में। तो कितने लगेंगे? 6 अमोनिया हो तो 6 जोड़े इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से मिल जाएंगे जो D2sp3 संकरण ऑर्बिटल में रहेंगे। देखें ध्यान से, CONH3 आंतरिक कक्षक या निम्न चक्रण संकुल कहेंगे इसको, आंतरिक कक्षक या निम्न प्रचक्रण संकुल। तो यह आपका 3D में 6 इलेक्ट्रॉन जो है, और यह 6 NH3 अणुओं से प्राप्त 6 इलेक्ट्रॉन युगल। जो 6 NH3 अणु से 6 इलेक्ट्रॉन युगल मिलेंगे वह D2sp3 ऑर्बिटल में रखे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो संकरण हुआ वह कौन सा हुआ? D2sp3। और D2sp3 पर जो संरचना होता है, आकाशीय वितरण होता है, वह होता है अष्टफलकीय। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, अतः यह प्रतिचुंबकी होगा। कैसा होगा? प्रतिचुंबकी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से। 6 अमोनिया अणुओं से प्रत्येक का 1 इलेक्ट्रॉन युग्म 6 संकरित कक्षकों में स्थान ग्रहण करता है। इस प्रकार संकुल की ज्यामिति अष्टफलकी है तथा अयुगलित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो युगलित है, पेयर में है, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात अयुगलित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है, जिसके कारण यह क्या होगा? प्रतिचुंबकी होगा। ठीक है, इस संकुल के निर्माण के लिए संकरण में आंतरिक डी कक्षक अर्थात 3D प्रयुक्त होता है। ठीक है, इस संकुल के निर्माण में आप देख रहे हैं जो d ऑर्बिटल यूज हो रहा है वह दोनों d ऑर्बिटल कौन है? 3D हैं, और 4s है और 4p है। तो इस संकुल के निर्माण के लिए संकरण में आंतरिक d अर्थात
आंतरिक डी कक्षक अर्थात 3D प्रयुक्त होते हैं। संकुल CONH3 6 आंतरिक कक्षक संकुल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या निम्न प्रचक्रण संकुल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या प्रचक्रण युग्मित संकुल स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो CONH3 6 संकुल बन रहा है इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको आंतरिक कक्षक संकुल कहेंगे क्योंकि इसमें 3D ऑर्बिटल प्रयुक्त हो रहा है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, निम्न प्रचक्रण संकुल कहेंगे, या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं, प्रचक्रण युग्मित संकुल कहते हैं। ठीक है, तो यह था आपका प्रतिचुंबकीय अष्टफलकीय संकुल CONH3 6 के बारे में। अब आइए एक दूसरा देखते हैं, अनुचुंबकीय अष्टफलकीय संकुल COF6 3 के बारे में। ठीक है, अब आपका कौन सा संकुल है? COF6 3, जो कैसा है? अनुचुंबकीय है और अष्टफलकीय संकुल है। इसका संकरण होता है sp3d2 ठीक है, के लिए बाह्य कक्षक 4D प्रयुक्त करता है। ठीक है, इससे पहले वाले में आपने देखा कि आंतरिक कक्षक 3D को यूज किया था, लेकिन यह जो है COF6 3 जो बाह्य कक्षक 4D को यूज करेगा और यह अनुचुंबकीय अष्टफलकीय संकुल बनेगा। इसलिए इसको आउटर ऑर्बिटल बाह्य कक्षक या उच्च प्रचक्रण हाई स्पिन या प्रचक्रण मुक्त संकुल स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अनुचुंबकीय अष्टफलकीय संकुल COF6 3 में संकरण sp3d2 है और यह जो है बाह्य कक्षक 4D प्रयुक्त करता है। इसलिए इसको बाह्य कक्षक आउटर ऑर्बिटल या उच्च प्रचक्रण हाई स्पिन या प्रचक्रण मुक्त संकुल स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ध्यान दें, CO3 आयन, कोबाल्ट CO3 आयन का कक्षक। ठीक है, यह आपका 3D है जिसमें 3D5 ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन है, 4s 4p और 4d जो है खाली ऑर्बिटल हैं। ठीक है, कोबाल्ट 3 के D2sp3 संकरित कक्षक, इसमें संकरण जो हो रहा है वो कौन सा है? D2sp3 संकरण। ठीक है, यह 3D में जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसी तरह है, और यहां पर आप देख रहे हैं 4s 4p और 4d। ठीक है, यहां पे sp3d2 संकरण, तो इसमें 3D का ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहा है। 3D का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रखने के लिए यूज नहीं हो रहा है। 3D में जो 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, वह 3D में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके ऑर्बिटल का यूज नहीं होगा, 3D के यूज होगा बाहर के ऑर्बिटल 4 के, 4s 4p और 4d का यूज होगा। 4s का यूज होगा, 4p के तीनों ऑर्बिटल यूज होंगे और 4d के 2 ऑर्बिटल यूज होंगे। इस तरह टोटल ऑर्बिटल जो है 6 ऑर्बिटल यूज होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि COF6 3 बाह्य कक्षक या उच्च प्रचक्रण संकुल, इसमें 3D के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और यह जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लिगैंड के द्वारा 6f- आयनों से 6 इलेक्ट्रॉन युग्म आ रहे हैं, वह sp3d2 संकरित कक्षक में हैं। ठीक है, इसमें 3D का यूज नहीं हुआ है, इस 4D का यूज हुआ है, इसलिए इसको बाह्य कक्षक या हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है वह पेयर में नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह जो है अनुचुंबकीय होगा और अष्टफलकीय होगा, क्योंकि संकरण sp3d2 संकरण है। देखें ध्यान से आगे, चतुष्फलकीय संकुलों में अभी तक आपको अष्टफलकीय के बारे में बताया,
2 के बारे में 2 अष्टफलकी, एक में आपने प्रतिचुंबकी के बारे में देखा था और एक अनुचुंबकी के बारे में देखा था। अब आइए चतुष्फलकी देखते हैं। चतुष्फलकी संकुलों में एक यस तथा 3 पी कक्षक के संकरण से 4 समतुल्य कक्षक बनते हैं। ठीक है, तो चतुष्फलकी संकुल में एक यस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल जो हैं आपस में संकरण करके मिलते हैं और 4 समतुल्य कक्षक बनाते हैं जो चतुष्फलकीय रूप से अभिविन्यासित होते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। यह NiCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस के लिए नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, यहां निकल प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। NiCl4 2 माइनस में जो निकल है वह प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा आयन का इलेक्ट्रॉन, जो आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह है 3d8। निकल जो है वह प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था में है और आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है 3d8 है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके संकरण योजना के बारे में, NiCl4 के बारे में, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयन के रूप में 3d8 है। देखिए ध्यान से, Ni2 प्लस आयन के कक्षक, ठीक है, Ni2 प्लस आयन के कक्षक जिसमें 3d8 है, 4s 4p खाली है, 3d8 तो उनके नियम से 1 2 3 4 5 6 7 8 यह 3d8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं 3d में, 4s 4p खाली हैं, तो एक यस और 3p 3 ऑर्बिटल p का मिलकर sp3 संकरण में यह 4 ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, NiCl4 2 माइनस उच्च प्रचंकरण संकुल। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसके 3d में यह सेम उसी तरह से हैं, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लिगैंड के द्वारा वह भर रहे हैं sp3 में, जो s और p 4s और 4p के संकरण से ऑर्बिटल बना है, sp3 संकरण ऑर्बिटल। उसमें आप देख रहे हैं कि 4Cl- से इलेक्ट्रॉन के 4 युगल को रखा जाता है। 4Cl- से इलेक्ट्रॉनों के 4 युगल को sp3 संकरण ऑर्बिटल में रखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक Cl- आयन एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। ठीक है, प्रत्येक Cl- आयन जो था वह एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। 2 अयुगलित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कारण यौगिक अनुचुंबकीय है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 3d8 था जिससे 2 d ऑर्बिटल क्या थे, अयुग्मित थे। 2 d ऑर्बिटल जो थे वह अयुग्मित थे। यह 2 d ऑर्बिटल क्या है, अयुग्मित है। इसके कारण आपका जो कंपाउंड होगा वह अनुचुंबकीय होगा। कंपाउंड कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं। NiCO4 की ज्यामिति चतुष्फलकी है परंतु यह प्रतिचुंबकीय है। NiCO4 की ज्यामिति कैसी है, चतुष्फलकी है परंतु यह प्रतिचुंबकीय है। क्यों? क्योंकि निकल शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है। निकल जो है शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा इसमें अयुगलित इलेक्ट्रॉन नहीं है। निकल की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह शून्य है और इसमें अयुगलित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए NiCO4 की ज्यामिति चतुष्फलकी है परंतु यह क्या है, प्रतिचुंबकीय है। देखें ध्यान से, तो आपने देखा कि NiCO4 जो था उसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य थी और इलेक्ट्रॉन जो थे जोड़े में थे, इसलिए वह प्रतिचुंबकीय व्यवहार दिखा रहा था। आगे देखें, वर्ग समतली संकुलों में DsP2 संकरण पाया जाता है।
जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें संकरण क्या होता है, DsP2 संकरण। ठीक है, वर्ग समतली संकुलों में DsP2 संकरण पाया जाता है। जैसे देखें NiCN4 2 माइनस में, NiCN4 2 माइनस, यह क्या है, यह वर्ग समतली संकुल है और इसका संकरण क्या है, DsP2 है। यहां निकल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। यह निकल जो है वह +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D8। ठीक है, देखें ध्यान से, यह निकल है Ni2+ आयन के कक्षक, निकल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3D8 है, 8 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है, 3D में ये 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4s 4p खाली है और 3D का कितना खाली है, 3D का आप देख रहे हैं 2 ऑर्बिटल खाली है। तो अगर एक d ऑर्बिटल जो है यह जो है यह भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए तो 3D में आप देख रहे हैं 4 ऑर्बिटल में 3D के सभी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक 3D का ऑर्बिटल जो है और 4s का ऑर्बिटल, ठीक है, और 2p का ऑर्बिटल, 2 4p का ऑर्बिटल मिल रहे हैं और इससे DsP2 संकरण से ऑर्बिटल तैयार हो रहा है। एक 4p का बच जा रहा है, 2 4p का ऑर्बिटल है, एक 4s का है और एक 3D का ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, DsP2 संकरण हो रहा है। ठीक है, 3D के 4 ऑर्बिटल भर चुके हैं। DsP2 संकरित कक्षक आप देख रहे हैं, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं DsP2 संकरण ऑर्बिटल में रखे जाएंगे। तो 4 साइनाइड आयन से 4 Cn- समूहों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन के 4 युगल को इन ऑर्बिटलों में रखा जाता है, जिससे कि DsP2 संकरण होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। अब यह जो है NiCN4 2- यह निम्न प्रचंकरण संकुल है। प्रत्येक संकरित कक्षक एक साइनाइड आयन से, प्रत्येक संकरित कक्षक एक साइनाइड आयन से एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है। प्रत्येक संकरित कक्षक एक साइनाइड आयन से एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है, कहीं पर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण संकुल जो होगा वह प्रतिचुंबकी होगा। प्रत्येक संकरित कक्षक एक साइनाइड आयन से एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण संकुल प्रतिचुंबकी है। यह मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य है कि संकरित कक्षकों का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। जो संकरित कक्षक होते हैं उनका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। वास्तव में संकरण प्रयुक्त परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों का एक गणितीय परिचालन होता है। संकरण जो है, संकरित जो कक्षक होते हैं उनका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। वास्तव में संकरण प्रयुक्त जो परमाणु कक्षक हैं उनके तरंग फलन का एक गणितीय परिचालन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर कुछ कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय गुणों के बारे में व्याख्या किया गया आपको और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपको समझाया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में बताएंगे, उपसंयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुण के बारे में। थैंक यू।